नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल के शुभारंभ के बाद सहयोग राशि देने वालों को उपहार बांटे हैं। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना को लेकर जानकारी दी। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पोर्टल सिस्टम लागू करने को लेकर सरकार की तारीफ की है। चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां सीएम फ्लाइंग ने बुक डिपो पर रेड मारी है। तो इन 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर, जहां पर सीएम ने आज नई मिसाल कायम की है, जहां पर जनसंवाद पोर्टल का शुभारंभ सीएम द्वारा किया गया। एक ही जगह पर अब सभी शिकायतें जो है लोगों की वो सुनी जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। यह ऐप किस तरीके से काम किया जाता है, यह पोर्टल किस तरीके से काम किया जाता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर, जहां पर एक और प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और वहां पर गृह मंत्री और गृह विभाग सख्त नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएगी। तो कोरोना को लेकर सरकार फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं पोर्टल सिस्टम से भ्रष्टाचार पर अब वार जो है वो होगा। पोर्टल से किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से कहां पर लापरवाही बरती जा रही, इस बात का भी पता चल पाएगा। और वहीं चौथी खबर, किताबों पर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार नजर बनाई हुई है, जहां पर आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार एनसीईआरटी के बुक्स को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जहां पर नकली बुक्स बेचने को लेकर कहा जा रहा है, जिसको लेकर किताबों पर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार नजर बनाई हुई है। जगह जगह पर रेड भी की जा रही, छापेमारी की जा रही, जिसमें कई तथ्य निकलकर सामने आ रही है। ये तमाम वो 4 बड़ी खबरें जिस पर हम आज बने रहेंगे, जिनके इर्द-गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सहयोग राशि देने वालों को उपहार दिए हैं। बता दें कि सीएम को मिले उपहार को ऑनलाइन उपहार पोर्टल के जरिए विक्रय किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 51 उपहारों को 1,14,95,000 रुपए का डोनेशन मिला है। बता दें सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा को 21 लाख रुपए की सहयोग राशि मिली है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी और ये राशि जनकल्याण कार्य पर खर्च की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल ने अपने को मिले उपहारों को सहयोग राशि के तौर पर अब रखा जाएगा। उपहार पोर्टल के जरिए इन तमाम उपहारों की बिक्री की गई है और 1 करोड़ के ऊपर ये तमाम उपहार जो सीएम को मिले गए वो उसकी बिक्री की गई थी। अब सभी जमा की गई राशि को सहायता कोष में रखा जाएगा और जरूरतमंदों को दिया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल ने अपने उपहार दिए ताकि सहयोग राशि देने वालों को ये उपहार दिए गए। उपहार पोर्टल के जरिए इन तमाम उपहारों की बिक्री की गई है। तो उपहार पोर्टल में इन तमाम उपहारों की बिक्री की गई है। इससे काफी ज्यादा सहायता जो है वो लोगों को मिलेगी और सीएम मनोहर लाल को मिलने वाले उपहारों के विक्रय से करीब 1,14,95,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकेश हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, उपहार पोर्टल के जरिए आज तमाम जो उपहार सीएम को मिले थे उसकी बिक्री की गई है, क्या अपडेट है फिलहाल? विकेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। उपहार पोर्टल के जरिए आपको बताते कि तमाम उपहारों की बिक्री की गई है। सहयोग राशि देने वालों के लिए ये तमाम उपहार की बिक्री की गई और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल को मिलने वाले उपहारों के विक्रय से करीब 1,14,95,000 रुपए की सहयोग राशि जमा की गई। सीएम मनोहर लाल ने सहयोग राशि देने वालों को उपहार दिए और जनकल्याण के कार्यों में खर्च की जाएंगे। तमाम जो राशि जमा की गई है वो जन कल्याण के कामों में खर्च की जाएंगी। तो करीब 1,14,95,000 रुपए में इसकी बिक्री की गई।
वहीं चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना को लेकर हमने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया। आरटी-पीसीआर लैब फिर से शुरुआत की जा चुकी है और वैक्सीन खरीदने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना को लेकर अहम बैठक की। बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए और इस बैठक में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बता दें कि हरियाणा में अभी कुल 1100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटों में 318 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बार आ रहा है और मुझे तो लगता है कि अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। हमने अपने सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटी-पीसीआर हमने हर जिले में लगा रखी हैं। सारी हमने दोबारा फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी हैं और वैक्सीनेशन का मेन अब इशू है। जो फर्स्ट डोज है हम 103% लगा चुके हैं। जो सेकंड डोज है वो हम लगभग 2,30,00,000 लगा चुके हैं, 86%। जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कम लगी है। तो अब हमने ऑर्डर दे दिया बाजार में वैक्सीन खरीदने का। वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी लगाएंगे। और हमने देखा था कि उसमें लोगों की तीसरी डोज लगाने की रुचि कम है। ये म्यूटेशन बदलकर बार बार आ रहा है और मुझे तो लगता है कि अब हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। हमने अपने सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। सारी हमारी जो लैब्स हैं आरटी-पीसीआर हमने हर जिले में लगा रखी हैं। सारी हमने दोबारा फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी हैं और वैक्सीनेशन का मेन अब इशू है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनु पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, आपका रुख करूंगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के संख्या जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि लगातार बीते रात की बात की जाए तो 21 नए मामले और सामने आए हैं, जिसको लेकर के 164 और 168 के करीब जो है इस मामले आ चुके हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग में चिंता का विषय जरूर बन गया है। लोगों में लोग जो है जो हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपनी गाइडलाइंस जरूर जारी करता है। लेकिन बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस है उसको जनता जो है नजरअंदाज कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई खास तैयारियां बल्लभगढ़ के हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिली है। देखी जाए बात की जाए तो जो कोरोना जो टेस्ट जो केबिन बनाया गया है वो भी सारा टूटा पड़ा हुआ है। बात की जाए तो हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट जो पहुंचते हैं वो बगैर मास्क के होते हैं। तो लगातार की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस जरूर जारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जनता जो है उसका पालन नहीं कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बात की जाए तो आज भी जो है जिस तरीके से अधिकारियों की और जनताओं की एक बैठक हुई थी, जो राजेश नागर है विधायक, उनके समक्ष जो मीटिंग हुई थी तो उसमें भी जो है 100 से ज्यादा जनता थी। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर रखी कि 100 से अधिक व्यक्ति जहां होंगे वहां मास्क जरूर लगाना होगा। लेकिन बात की जाए तो लगातार जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो नुमाइंदे हैं वो ही जो है यहाँ पर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, अगर आज की बात की जाए तो कुल मिलाकर रोजाना कितनी संख्या में कोविड केसेस जो है फरीदाबाद में आ रहे हैं सामने? जी बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से पिछली बात की जाए तो कभी 14 तो कभी 21 कभी 41 इस तरीके से जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो केसेस जो बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। दूसरी वैक्सीन की गाइडलाइन जरूर जारी कर दी गई है कि जिस तरीके से वैक्सीन जो डोज है दूसरी उसको लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कुछ जो हॉस्पिटलों में जो है वो दूसरी डोज वैक्सीन लगवाई जा रही है। लेकिन तमाम जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी डोज का कोई अधिकारी या कोई डॉक्टर नहीं होता और कोई भी स्वास्थ्य दूसरी डोज नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में कई अस्पताल ऐसे जहां पर वैक्सीन की कमी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई स्टॉक जो है वो खराब हो चुके हैं। नए स्टॉक को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल?
वैक्सीन की स्थिति की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो है कुछ जो मेन जो बात की जाए तो बीके जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद का, उसमें जो है दूसरी डोज की वैक्सीनेशन वो जरूर लगाई जा रही है। लेकिन बल्लभगढ़ की बात की जाए जो सिविल अस्पताल है उसमें किसी भी तरीके की कोई डोज की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि हमारी तरफ किसी तरीके से कोई गाइडलाइंस या डोज नहीं है जिस तरीके से हम जो वहां पर टीका लगा सके। या कोरोना की टेस्ट की बात की जाए तो कोरोना टेस्ट को लेकर भी यहाँ पर कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भले ही कहती हो कि हमने सारी सुविधाएं कर रखी है, लेकिन जिस तरीके से जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल डगमगाती और चरमराती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो फिलहाल ऑक्सीजन के लेकर वहां पर क्या स्थिति है, और जो कोरोना वार्ड्स बनाए गए थे तो क्या फिलहाल उसकी सुविधा जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है? जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो फरीदाबाद में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बादशाह खान, उसमें जो है उसमें सुविधाएं की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो दुरुस्त है। और वार्ड की बात की जाए तो वार्ड भी जो है बड़ी जो वार्ड है उसको सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है। लगातार उसमें जो कोरोना के पेशेंट है जो होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते तो उनको जो है हॉस्पिटल में ही जो है उनका इलाज किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो 10 से 15 के करीब जो पेशेंट है वो अपना हॉस्पिटल में जो है इलाज करा रहे हैं। जो वार्ड बनाया गया है क्वारंटाइन का, तो उसमें इस तरीके की जो व्यवस्थाएं है वो जरूर दुरुस्त है। लेकिन गाइडलाइंस की बात की जाए तो जो आम जनता है वो यहाँ पर लापरवाह बिल्कुल साफ तौर से देखी जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल मोनू, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो फरीदाबाद गुरुग्राम जैसे जगह जो है वो हॉटस्पॉट है। फरीदाबाद की बात की जाए तो क्योंकि फरीदाबाद भी हॉटस्पॉट जगहों में से एक है, क्या लगता है क्या स्वास्थ्य विभाग उतना अलर्ट नहीं है या फिर लोग ज्यादा लापरवाह हैं? देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो दोनों का बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग का और जनता का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। क्योंकि बात की जाए तो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तो कहीं ना कहीं वो चरमराई हुई है। तो बात की जाए गाइडलाइंस की तो गाइडलाइंस में जिस तरीके से जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं जो लापरवाह है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो व्यवस्थाएं है वो इस वजह से चरमराई रही हुई है क्योंकि जो फरीदाबाद है वो एक बड़ा हब इंडस्ट्रीज माना जाता है। जिस तरीके से बाहर से जो जनता आती है उसको लेकर के यहाँ पर जो जनता आती है तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो मरीज जो सामने आए हैं वो लगभग ज्यादातर देखा गया कि इंडस्ट्रीज के ही बासिंदे हैं जो मजदूरी इस टाइप के जो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से इस तरीके से वही ज्यादा पेशेंट यहाँ पर ज्यादातर देखे गए हैं। जी ठीक है। तमाम जानकारी के लिए मोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने यूएलपी अधिकारियों के साथ बैठक की और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विभिन्न पोर्टल के माध्यम से लोग आज सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बीजेपी सरकार ने पोर्टल सिस्टम को लागू करके जनता को सुविधा प्रदान करने का काम किया है और जो लोग बीजेपी को पोर्टल की सरकार कहते हैं वह इस बात से अनजान है कि पोर्टल के माध्यम से ही आज जनता को सुविधाएं हो रही है और उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध कॉलोनियों को भी अब वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि इस देश में जो रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है वो लोगों की पूरी हो सके। सरकार इन अवैध कॉलोनियों में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुविधाएं भी देगी ताकि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। है, लेकिन कोई भी चीज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती है, बात कंपैरिजन की होती है। कंपैरिजन में आप देखिए कि जितना सड़कों का जाल यहां पर है, हरियाणा में है, और जितना सड़कों का जाल अब है, ये 2014 से पहले नहीं था। सड़कों की भी सड़कें अगर देखें आप, अब मैं झज्जर में घूमा तो नहीं हूं, जैसे मैं हिसार की बात करूं और या मैं और जगह होकर आया हूं, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि पोर्टल की बात की जाए तो एक नई सौगात जो है सीएम द्वारा आज दी गई थी, ये पोर्टल कैसे काम करेगा और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि आज जो है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता आज झज्जर पहुंचे थे और झज्जर लघु सचिवालय में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया था। अधिकारियों की
बैठक भी लघु सचिवालय में ली थी और अधिकारियों को दिशा दिए गए थे जो शहर में किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो उसको अधिकारी दुरुस्त करे जल्द से जल्द। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा है कि भाजपा सरकार ने पोर्टल सिस्टम को लागू करके जनता को सुविधा प्रदान करने का काम किया है और जो लोग भाजपा को पोर्टल ही सरकार कहते हैं वह इस बात से अनजान है और साथ ही उन्होंने पोर्टल के माध्यम से ही आज जनता को सुविधाएं दी जाने की बात कही है और उनकी समस्याओं का निवारण भी हो रहा है। झज्जर पहुंचे मंत्री कमल गुप्ता ने जो है विभिन्न पोर्टल के माध्यम से लोगों को आज सरकारी योजनाओं का नगद दर्शन पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं ताकि उनका तुरंत प्रभाव से समाधान हो सके। ऐसा संसाधन भी लागू किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने आज प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी की पहचान की है जिसमें लगभग सरकार को 1000 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ है। इसमें पूर्व केवल जो है प्रॉपर्टी आईडी की पहचान भी हुई थी। कमल गुप्ता ने साथ ही कहा है कि लोग सरकार के पोर्टल की सरकार बताते हैं उनके लिए यही कहेंगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात कहावत चरितार्थ होती है और विपक्ष को यही नहीं पता कि पोर्टल के माध्यम से आम जनता को कितनी सुविधा सरकार के माध्यम से मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्वच्छता को अपनी अगली श्रेणी में रखते हुए आज वेस्ट को एनर्जी के माध्यम से गंदगी को दूर करने का काम भी भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह एसटीपी बनाए जा रहे हैं, जोड़ों की सफाई भी की जा रही है। इसके अलावा जनता को पेयजल की सुविधा भी प्रदान की जा रही है और साथ ही अवैध कॉलोनियों पर भी वैध करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि इस देश में जो रोजी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है वह लोगों को पूरी हो सके। सरकार इन को नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुविधा भी देने की बात करे ताकि एक स्वच्छ जीवन यापन कर सके। कमल गुप्ता ने कहा है कि हाल ही में जो ओलावृष्टि भारी बरसात हुई है उसको लेकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और एनसीईआरटी के संयुक्त टीम ने आज रेवाड़ी के अपने बाजार में आधा दर्जन से अधिक पुस्तकों की दुकानों पर रेड की। रेड के दौरान केके पुस्तक भंडार पर 30 टाइटल की करीब 170 एनसीईआरटी की नकली किताबें जब्त की गई। एनसीईआरटी के अधिकारियों के मुताबिक एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नकली किताबें पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ता है। नकली किताबों की इंक इतनी खराब होती है कि उससे कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। वही दुकान मालिक को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी टीम की लगातार कार्रवाई जारी है, जहां पर नकली किताब बनाने वाले फैक्ट्रीज पर दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें करीब 170 एनसीईआरटी की नकली किताबें जब्त की गई है और तमाम जो लोग इसे बना रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नकली किताब का बेहद बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में जो इंक इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसमें बच्चों की सेहत पर भी असर देखा जा रहा है। नकली किताबों के विरुद्ध में एक अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में हरियाणा की मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के साथ एनसीईआरटी की संयुक्त टीम ने हरियाणा के रेवाड़ी अपना बाजार में कई दुकानों का से जाकर नकली किताबों की तस्वीर करवाई थी। इस दुकान में नकली किताबें मिली थी। कुल 30 टाइटल उसमें हैं जो भी किताबें मिली हैं। इन्होंने लोकल थाने को सूचित किया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज रेवाड़ी में केके बुक डिपो है एक, वहां पे एनसीईआरटी के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ जब रेड की गई तो जब उनकी शॉप की जब चेकिंग की गई तो वहां एनसीईआरटी की 170 बुक्स जो थी वो नकली मिली हैं, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लास लेवल की हैं। तो इसके आधार पे वहां से रेवाड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है, की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैन सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि लगातार एनसीईआरटी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? हुआ है
बैन है, क्योंकि यहाँ पर जो दाखिले हैं वो अप्रैल के महीने में होते हैं और इसी महीने के दौरान ही जो बुक स्टॉल होते हैं उनके ऊपर नए सिलेबस की बुक्स वगैरह आती है और इसी का फायदा उठाते हुए एनसीईआरटी की जो नकली बुक्स हैं वो प्राइवेट पब्लिशर्स छापकर वो मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, जबकि बिल्कुल एक तरीके से ये इलीगल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पास जो बुक्स छापने का अधिकार है वो सिर्फ उसी के पास होता है, कोई प्राइवेट पब्लिशर जो है उसे नहीं छाप सकता। और इसी शिकायत के आधार पर रेवाड़ी के अंदर छापेमारी की गई तो लगभग 370 के करीब यहाँ पर नकली किताबें एनसीईआरटी की जब्त की गई है और उन्होंने चेतावनी देते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी के विभाग के भी अधिकारी जो के साथ में भी छापामार टीम के साथ में उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार की बुक्स मार्केट के अंदर दोबारा से अवेलेबल होती है या पाई जाती हैं तो किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल चैन सिंह, क्योंकि बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन इस तरीके से जो नकली किताबें बनाई जा रही, क्या उन तमाम जो फैक्ट्रीज है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है? निश्चित रूप से देखिए, जो अधिकारी यहाँ पर आए थे, छापामार जो टीम थी वो उन्होंने एक टीम और गठित की है और एक से एक जो तार जो जुड़ते हुए अब उस टीम के सामने आ रहे हैं, लगातार उन पर भी पहले निगाह रखी जा रही है ताकि कहाँ से ये पूरा मटेरियल आ रहा है और कहाँ इनकी प्रिंटिंग हो रही है और आखिर कौन से लोग हैं जो इस पूरे गिरोह के बीच में शामिल हैं और इस प्रकार के अवैध धंधे को इस प्रकार का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे हर बार ये तो पहली बार का मामला नहीं है कि रेवाड़ी में इस प्रकार की छापेमारी की गई। रेवाड़ी के साथ साथ सोनीपत में भी इस प्रकार की छापेमारी की गई है जहाँ एनसीईआरटी की नकली बुक्स वो मार्केट में और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ भी जरूर खिलवाड़ है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो नकली बुक्स होती है उनके अंदर पूरा सिलेबस ही नहीं होता, अगर होता है तो वो दूसरी क्लासेस का होता है जो स्टूडेंट के लायक ही नहीं होता और ऐसे में स्टूडेंट के भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अब यहाँ की पुलिस और जो एनसीईआरटी के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर आप इस प्रकार की बुक्स को मार्केट में बेचने नहीं देते। बिल्कुल चैन सिंह, क्योंकि देखिए लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन अगर अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए तो कितने फैक्ट्रीज और दुकानें जो फिलहाल कार्रवाई की चपेट में आए हैं? आप देखिए, रेवाड़ी के अंदर जो पहले तो एक ही दुकान की शिकायत मिल रही थी, लेकिन तार में तार खुलते गए और रेवाड़ी के अंदर 5 दुकानों पर छापामारी की और 5 दुकानों से जितनी भी बुक्स थी नए सिलेबस की उन्हें जब्त किया गया। और मजे की बात तो यह है कि उन बुक्स के अंदर जो वास्तव में सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस था ही नहीं और ऐसे में निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है और ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।